हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है, मैं दरख्वास्त करता हूँ खासकर 18 साल से जो कम है वो ना सुने। आज बच्चे जो हैं वो ना सुने। आप दूसरी कहानी सुन सकते हैं, और भी कहानी मैंने डाली है और डालता रहता हूँ। वीडियो अपलोड होती रहती है कहानियों की, आप उसे सुन सकते हैं। पर आज की कहानी ना सुने, मेरी ये दरख्वास्त है आप सभी से जो 18 ईयर्स से कम है। तो दोस्तों, आते हैं आज की कहानी पे। मैं बार बार कहता हूँ, क्राइम की दुनिया में कब कब कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और फिर और बुरी ऐसी चीज़ होती है जो दिमाग को सन्न कर देती है दोस्तों। फिर सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसकी इंतहा क्या होगी, इंसान कहाँ जाकर रुकेगा। इंडियन आर्मी में एक शख्स काम करता था, मतलब एक्स फौजी था, उस वक्त फौजी था। नाम गुरुमूर्ति, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, देशभक्ति का जज्बा, और इसी देशभक्ति के जज्बे से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, जो उसका पैशन था। हैदराबाद के किसी शहर में रहने वाला एक गुरुमूर्ति, और फिर इंडियन आर्मी वो छोड़ देता है कुछ सालों बाद। इसके बाद वो कुछ और काम करता है, फिर लास्ट में वो एक इम्पोर्टेंट जगह, मतलब खुफिया जगह जिसको बोल सकते हैं, DRD डेवलपमेंट ऑफ इनॉर्गेशन, ये जगह थी, वहाँ वो काम करता है। वहाँ बतौर सिक्योरिटी अफसर के तौर पर वो वहाँ काम करना शुरू करता है दोस्तों। तो जो उसका आर्मी बैकग्राउंड था, तो उस बेस पे उसको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। बहुत ही मतलब वो सेंसिटिव जगह, डिफेंस की सारी चीज़ें होती है, हर एम्प्लॉय, हर गार्ड, हर सिक्योरिटी वालों की एक तरह से जासूसी होती है। तो गुरुमूर्ति आर्मी से निकलकर DRDO में काम करने लगता है। इसी दौरान जब वो आर्मी में काम करता था, तो घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देखी। नाम था P वेंकटा देवी। वो माधवी एक अच्छे घर की देवी थी, गुरुमूर्ति को भी पसंद आ जाती है, और 2012 में दोनों की शादी हो जाती है दोस्तों। शादी के बाद दोस्तों पति पत्नी एक साथ रहते हैं, वक्त बीतता है, 2 बच्चे होते हैं, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पहले आर्मी में, फिर DRD में नौकरी। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में ये परिवार रहा करता था अपने घर में। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक चल रहा था। महादेवी के घर वालों को भी पता था कि लड़के के घर वाले अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा, उनका बैकग्राउंड अच्छा, घर भी आना जाना, मैके भी आना जाना उसका होता था बराबर, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा था। अब जनवरी में मकर संक्रांति हम लोग के यहाँ होता है 14 जैन को, और ये अलग अलग नामों से देश के कई हिस्सों में चलता है। तो साउथ इंडिया में बड़ा फेमस है, इसको पोंगल कहते हैं। लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा वो बेहतर तरीके से मनाते हैं, बल्कि 7-8 दिनों तक इसको मनाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि 14 जनवरी को जो मनता है एक दिन, वो बस हमारे यहाँ मनाया जाता है। वहाँ ये 7 दिनों तक मनाया जाता है, और ये त्यौहार ऐसा होता है कि बहुत ही खास वहाँ के लोगों द्वारा इसको माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अब सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं उस वक्त पे, छुट्टियों में। छुट्टी होती है तो पत्नी अपने मायके जाना चाहती है, बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ जाना चाहते हैं। तो पोंगल के दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 16 जनवरी की बात है, ये आखिरी दिन था जब माधवी ने अपने मायके फ़ोन पर बात की। अमूमन वो हर दिन बात करती थी अपने घर पे, उसकी डेली बातचीत होती थी। अब 16 जनवरी को एक बार सुबह बात हुई, एक बार रात को बात हुई। फिर अगले दिन उसकी बात नहीं हो पाई, तो घर वालों को अजीब लगा। फिर 17 जनवरी को एक बार फ़ोन किया। फिर उन्होंने, उस माधवी के घर वालों ने अपने दामाद को फ़ोन किया। गुरुमूर्ति ने कहा कि पता नहीं वो गुस्से में कहीं चली गई, उसने ऐसा कहा। उन्हें लगा ठीक है, आ जाएगी, कहाँ जा सकती है। पर 18 तारीख आ गया, अब माधवी अभी तक नहीं आई। अब माधवी का स्विच ऑफ। अब माधवी के माँ बाप को फिक्र हुई। अब उन्होंने सोचा खुद ही हम उसके ससुराल चलते हैं और वहाँ पे उसकी हाल चाल लेते हैं, कहाँ है, कैसी है। अब वो, उसके माँ बाप हैदराबाद पहुँचते हैं, हैदराबाद अपने दामाद के घर पहुँचते हैं। दामाद गुरुमूर्ति अकेला घर में था। उसकी वजह ये थी, जब ये पोंगल आया तो माधवी की एक और बहन वही हैदराबाद में ही रहती थी। तो माधवी के बच्चे जो थे, 2 बच्चे थे,
पोंगल मनाने अपनी मौसी के घर चले गए। उन्हें के गुरुमूर्ति ने बच्चों को भेज दिया। माँ बाप फिर वहाँ आते हैं माधवी के उसके घर। उसके गुरुमूर्ति पूछते हैं क्या हुआ कैसे हो, तो गुरुमूर्ति बताता है कि असल हुआ क्या हुआ। असल में क्या हुआ कि माधवी अपने घर जाना चाहती थी। अभी मेरे से वो पूछी कि मैं जाना चाहती हूँ, तो फिर मैंने कहा कि बाद में चले जाना, अभी मत जाओ। तो इस बात पे वो गुस्सा हो गई और दोनों में झगड़ा हुआ। अब वो 16 जनवरी को घर छोड़ के अपने मन से चली गई वहाँ से। घर वालों ने कहा उसके कि अगर ऐसी बात थी तो हम लोगों को बताते क्या है क्या नहीं। तो गुरुमूर्ति ने कहा कि मैंने सोचा कि ऐसी नॉर्मल है, आ जाएगी, कहाँ जाएगी। तो घर वालों ने फिर 19 जनवरी आ गया, तो घर वालों ने कहा कि चल के अब पुलिस में रिपोर्ट लिखाते। उनको चिंता होने लगी, तो गुरुमूर्ति ने भी खुद कहा कि चलो चलते हैं थाने, रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब माधवी के माँ बाप और माधवी के हस्बैंड पति गुरुमूर्ति, ये तीन इसी मीरपेट इलाके थाने में जाते हैं, जो जुरिडिक्शन आता है वहाँ का, वहाँ थाने पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है, पूछताछ करती है। अब वो पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। अब लगभग 16 किलो 16 तारीख आ जाता है, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 22 तारीख आ जाती है, 22 जनवरी। लेकिन माधवी का कोई सुराग नहीं मिलता। 6 दिन हो चुके थे उसको गायब हुए। पुलिस ने भी अपनी तरफ में काफ़ी कोशिश की, कहीं कोई सुराग नहीं मिला, माधवी भी नहीं मिली। पहले पुलिस ने भी इस केस को हल्के में लिया कि जिस प्रकार से गुरुमूर्ति ने बताया कि वो गुस्से में चली गई, तो पुलिस ने भी सोचा कि अपनी सहेली क्या होगी और कहाँ जा सकती है। लेकिन जब 6 दिन बीत गए तो पुलिस को बड़ी फिक्र हुई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने यहाँ पे सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 27 आ गया, 27 तारीख, उसने सारी जानकारी इकट्ठा की, गुरुमूर्ति से दोबारा पूछताछ किया। अच्छा बताओ हुआ क्या, ऐसा पूछताछ किया। 16 तारीख को मैं आया, गुरुमूर्ति ने बताया। उसके बाद शाम को बहस हुई माधवी से। माधवी ने जब मैके जाने को कहा तो मेरी बहस हुई, मैंने मना किया, तो इससे बहस हुई, वो घर छोड़ के चली गई। अब पहली बार 22 जनवरी को पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है वहाँ आसपास के। ये काम पहले भी कर सकती थी, पर उसने शुरुआत में केस को ही हल्के में ले लिया, तो उन्होंने चेक नहीं किया। अब गुरुमूर्ति के घर के आसपास जो फुटेज को खंगाला तो अजीब सी एक चीज नजर आई। हुआ ये कि दिन में एक बार दोपहर से पहले माधवी घर से निकली और घर की तरफ जाती हुई भी दिखाई दी, घर के अंदर भी जाती हुई दिखाई दी। इसके बाद वो उस घर से वापस बाहर आते नहीं दिखी माधवी। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो सीसीटीवी का एंगल जो ऐसा था, अगर वो घर से बाहर भी निकल गया तो घर के आसपास और भी सीसीटीवी है, वहां पे वो पकड़ा सकता है। पर ये डाउट पुलिस को गुरुमूर्ति के ऊपर हुआ। लेकिन पुलिस को अब शक हो रहा था। अब इसकी बीवी घर छोड़ के चली गई है और 16 को जा रही है और 18 तक नहीं आई, और वो कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहा है। और रिपोर्ट कब लिखाया जा रहा है, जब उसके इन लॉज आ गए, उसके लड़की के मम्मी पापा आ गए और उसके बाद रिपोर्ट लिखवाने आ गए। उसके बाद 6 दिन हो गए, कभी माधवी लौट के नहीं आई। अब सभी रिश्तेदार सभी जगह पूछताछ किए पर नहीं मिले। अब ये गुरुमूर्ति सारा कुछ पुलिस वालों के साथ कर रहा था, ढूंढता, सब कुछ करता, रिश्तेदारों के पास जाता, पर जब नहीं मिली और 6 दिन बीता तो पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक हुआ और कोई सुराग मिल नहीं रहा था। तो पुलिस ने कहा कि एक तरीका आजमा के देखते हैं, गुरुमूर्ति के ऊपर एक तरीका आजमाते। तो गुरुमूर्ति को पुलिस वालों ने कहा आओ तुमसे पूछताछ करनी है, और वही सब सवाल गुरुमूर्ति से घुमा फिरा के पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू किया। जब घुमा फिरा के पूछताछ शुरू करने के कि जो उसके पहले दिन के जवाब थे और जो दूसरे दिन के जवाब थे और जो तीसरे दिन के जवाब थे, जो कि स्टेटमेंट जो उसने दिया था, सभी थोड़ा थोड़े अलग थे, मतलब जो बदल रहे थे। जो कि एक शख्स जिसके बीवी गायब हुई हो, जिसका अपना गायब हो, उसका तो एक छोटी से छोटी चीज इंसान को पता होगा कि कहाँ जा सकती है, क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं भूलेगा। पर उसके स्टेटमेंट में उसके भटकाव देखने के बाद मिला पुलिस को, तो पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हैदराबाद पुलिस ने अब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। इसके बाद उन्होंने गुरुमूर्ति से अपने तरीके से पुलिसिया अंदाज में उन्होंने पूछताछ किया। सीधा साधा आदमी, गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में रह चुका, डीआरडीओ में काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर में वो जॉब कर रहा है। तो ज़्यादा देर तक पुलिसिया अंदाज को बर्दाश्त नहीं कर पाया।
फिर उसने कहा कि साहब मैं हकीकत बताता हूँ। पुलिस ने कहा बताओ। उसने कहा कि सच्चाई जानने के लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। इसके बाद अब पुलिस की टीम को लगा कि कुछ तो है। अब पुलिस की एक पूरी टीम गुरुमूर्ति के घर उसको लेके उसी मीरपेट इलाके में उसके घर पहुंचती है। मीरपेट इलाके में जाने के बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, पुलिस वालों को साथ लेकर अंदर जाता है और सीधे ले जाकर किचन में जाके खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब किचन में स्टोव के बराबर की में ही एक बड़ा सा कुकर रखा था। वो प्रेशर कुकर पुलिस को दिखाता है और बोलता है आखिरी बार मेरी वाइफ माधवी इसी प्रेशर कुकर से निकल कर बाहर गई थी। अब पहले तो पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है, पर अंदर घुसते ही पुलिस वालों के थोड़े हालत खराब होने लगती है कि क्या बोल रहा है, क्या है, कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई क्रिमिनल या कातिल जब वो कुछ अपनी कहानी सुनाता है तो बेशक वर्दी में पुलिस वाले रहते पर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर में वो भी इंसान ही है। तो जैसे कि निडारी केस में हुआ था, उसको देखकर जब बयान लिया गया था तो क्या नाम है, पुलिस वाले ही डर जाते थे। तो यहाँ पे भी जब उसने बताया कि उस कुकर के रास्ते निकल कर वो बाहर गई तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस वालों को किचन से निकालकर बाथरूम की तरफ ले जाता है और कहता है कि ये वो जगह है कि यहाँ से निकलकर यहाँ से बाथरूम से निकलकर वो किचन तक कुकर में गई थी। पहले तो ये लगा कि गुरुमूर्ति के मानसिक हालत ठीक है कि नहीं, कहीं ये पागल वागल तो नहीं है, क्या बोल रहा है। अब दोनों चीज़ें बताने के बाद अब वो पुलिस वालों को लेकर घर से दूर एक नदी के पास लेके जाता है और उस एक नदी का नाम भी जो उसके घर के पास है, उस नदी में ले जाने के बाद नदी के किनारे पुलिस से कहता है कि किचन से निकलने के बाद कहता है कि और उस नदी का नाम है जिले लाकुदा लेक, एक झील है, लेकिन पानी उसका काफ़ी तेज होता है, बहाव बहाव बहुत तेज होता है। 3 स्पॉट वो पुलिस को दिखा चुका अब तक। अब इसके बाद बारी थी उसकी कहानी सुनाने की और फिर उसने पुलिस को कहानी सुनाता है वो। उसने कहा कि मैं शाम को आया 16 जनवरी को घर में, तो मेरी बीवी से झगड़ा हो गया। उसने कहा कि झगड़े की वजह वही थी जो मैंने आपको सच बताया। वो पोंगल में अपने घर जाना चाहती थी। मैंने उसे मना किया और इस फोर्स में उसने टोन मारा। उसने मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने उसका गला पकड़ा। गला उसने भी हाथापाई की मुझसे और इसी गुस्से में उसका गले पे इतने ज़ोर से पकड़ गया, इतना कस दिया गला को मैंने कि उसकी जान निकल गई। जब उसकी मौत हो गई तब मैं पहली बार डरा। मुझे लगा कि ये मैंने क्या किया। अब मुझे पुलिस कानून का खौफ होने लगा कि मेरे हाथ से मर्डर हो गया, अब क्या होगा। मेरे बच्चे जानेंगे तो क्या होगा, लोग जानेंगे क्या होगा, समाज वाले जानेंगे तो क्या होगा, जेल जाना होगा और जेल में पता नहीं क्या होगा। तो मैं डर गया। अब मैं लाश के पास बैठकर कई घंटे तक सोचता रहा मैं क्या करूं। और जिस इलाके में मैं रहता था, एक पूरी लाश को, एक डेड बॉडी को वहां से बाहर ले जाना, कहीं ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल काम था। तो मैं अब कई घंटे तक सिर्फ यही सोचता रहा कि इस लाश को मैं करूं क्या और इस लाश से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं। उसे लगा कि तभी मुझे उसे फिर एक ख्याल आया, लाश को मैं इस हाल में पहुंचा दूं कि शिनाख्त ही ना हो पाए। तो फिर कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा और ना ही कोई सबूत मिलेगा और लाश की इतने हिस्से कर दूं और जब मैं बाहर लेके जाऊं तो ये समझ में ही ना आए कि मैं क्या ले जा रहा हूं, कुछ सामान ले जा रहा हूं या कुछ उनकी डेड बॉडी ले जा रहा हूं। किसी को समझ में नहीं आया। ये आइडिया आते हुए उसने लाश को बाथरूम में ले गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसने तेज धार हथियार से मांस के टुकड़े करने शुरू किए। वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन्हें एक पॉलीथीन में भरता। तो उसे लगा कि ये मैं कब तक करता रहूँगा, कहीं बदबू ना आ जाए। तो उसे याद आया कि इस लाश के टुकड़ों को बांध दूँ तो स्मेल नहीं आएगी। फिर उसने उबालने के बाद वो जो एक ह्यूमन बॉडी का पूरा एक शेप और बाकी चीज़ें होती पहचान में भी नहीं आएगी। इत्तेफाक से उसके घर में बड़ा सा प्रेशर कुकर भी था। तो पहले किस्त में उसने लाश के छोटे टुकड़े किए, फिर प्रेशर कुकर में डाला, उसको उबाला।
उबालने के बाद उसको पॉलीथीन में डाल दिया। इसके बाद उसने लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए, प्रेशर कुकर में डालता जाता और उबालता उसको। 16 जनवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। 17-18 3 दिन हो गए। 72 घंटे तक वो अपने घर में बैठकर लाश के टुकड़े करता, अपनी ही पत्नी बाधवी का। और इधर दोनों बच्चे 16 जनवरी को इत्तेफाक से मियाँ बीवी में जब झगड़ा हुआ तो उससे पहले ही उन दोनों बच्चों को कम से कम बच्चों को ही बुआ में मौसी के घर छोड़ आए। तो घर में कोई और था नहीं, सिर्फ पति पत्नी के अलावा, और उसे पता था कोई आएगा नहीं। तसल्ली से 72 घंटे तक लाश के टुकड़े के प्रेशर कुकर में उबाला और फिर पॉलीथीन में डाला। लेकिन अब उसके सामने एक और दिक्कत आई। उसे लगा कि लाश के टुकड़े तो हो गए, लेकिन जो लाश की हड्डियां हैं वो कैसे करेगा। वो तो उबलेंगे नहीं, वो तो गलेंगे नहीं। फिर उसने एक वजनी चीज़ लाई, लाश की हड्डियों को काटा, फिर उसे मूसल से तोड़ा, हथौड़ी से तोड़ा, फिर उसके लिए एक मजबूत ग्राइंडर लेकर आया। उसमें उसने एक तरह से हड्डियों को पीसी दिया, फिर उन सब को भी उस प्रेशर कुकर में भी डाल दिया। उसके बाद उसमें उबाला। 72 घंटे तक ये सारी चीज़ें करने के बाद वो जाता है इसी लेक पर जो उसने पुलिस को दिखाया था, और लेक पर ले जाने के बाद उन टुकड़ों को पानी के बीच में जाकर फेंकता ताकि ये किनारे भी ना आए। जिल्ले लाक डैम जिसका नाम था, वहां जाकर वो फेंकता धीरे धीरे पूरी लाश को। 16-17 जनवरी को 18 को जनवरी को उसने ये पूरा काम कर दिया, और इत्तेफाक से और 18 जनवरी को ही रात में उसके इन लॉज घर पर आ गए। अब ये सारा काम करने के बाद गुरुमूर्ति एकदम तसल्ली से सफाई की, एक एक कोना, एक एक जगह, एक एक बाथरूम की जगह को बड़ी तसल्ली से, बड़े नज़र से करके पूरे तरीके से साफ़ किया। प्रेशर कुकर को भी साफ़ किया और उसे कुकर को उसी किचन में रख दिया। और ये सारा कुछ करने के बाद 3 दिनों तक उस घर में आराम से रहा। अब इन लॉज आए, उसके बाद रिपोर्ट हुई, उसके बाद पुलिस के पास गया, सब कुछ ढूंढ रहा है, जैसे वो बहुत परेशान, ऐसा दिखावा करने लगा। अब सारी चीज़ें बता दी तो पुलिस ने कई डॉग स्क्वाड के साथ उसी लेक पर पहुंचती है। वहां तफ्तीश शुरू हो जाती है 22 से ही, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। कई गोताखोर भी उतारे गए, तो लाश के एक छोटा सा टुकड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब उस लेक पे बहुत सारी मछलियाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी, पुलिस को अंदेशा भी यही था, जिस तरह से बॉयल किया गया और फेंका गया लेक पे, तो शायद ही लाश के टुकड़े मिले। हड्डियों का मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसने ग्राइंड कर दिया था, पूरा चूर कर दिया था ग्राइंड से हड्डियों को। अब फॉरेंसिक की टीम पहुंची उसकी घर पर, क्योंकि नंगी आंखों से देखने पर घर में एक भी चीज़ नहीं मिली, पर फॉरेंसिक जब ढूंढने आई तो कुछ मांस का लोथड़ा या स्किन या थोड़ा सा भी कुछ भी स्टेन वहाँ रह जाता है, वो मिल जाता है। तो फॉरेंसिक की टीम बड़ी पैनी नज़र से वहाँ पे तलाश लिया, और प्रेशर कुकर को भी कब्जे में लिया, बाथरूम के नल, हर चीज़ को एग्जामिन किया, और वहाँ से सारी चीज़ें उठाए और वहाँ से ले गए वो। अब उस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उन नमूनों में से ह्यूमन बॉडी के कुछ अंश मिले हैं या नहीं, कुछ ब्लड स्टेन वगैरह मिला है कि नहीं। कातिल इकबाल जुल्म कर चुका है, कातिल पुलिस के कब्जे में है, सारा कुछ सही हो रहा है, कत्ल का तरीका भी उसने बता दिया, वो प्रेशर कुकर भी पुलिस को दे दिया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पुलिस को लाश के नामो निशान के नाम पर एक मांस का अंश भी नहीं मिला उसके, और लाश का कोई टुकड़ा भी ना मिले अगर, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो टीम अभी तक घर पे जो गई, छानबीन किया उन्होंने, वहाँ से भी अगर ब्लड स्टेन या थोड़ी मोड़ी मिल भी जाए तो ये केस अदालत में कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि ऐसे ही केसेस में आम तौर पर जो क्रिमिनल होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये हैदराबाद पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि कातिल है, इकबाल जुर्म भी है, इकबाल उसका बयान है, लेकिन पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट मान्य नहीं होता है। वहाँ पे चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चाहिए प्रूफ, एविडेंस, बयान, गवाह चाहिए, और ये सब
चीज़ों में पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर उस लेक से एक भी लाश का टुकड़ा मिल जाता है तो डीएनए के ज़रिए पुलिस इस्टेब्लिश कर सकती है कि वो माधवी का टुकड़ा है, माधवी के ही लाश का टुकड़ा है। तो घर वाले कुछ हेल्प करते हैं तो भी ये पुलिस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर हैदराबाद पुलिस वाले क्या ही उसको सज़ा दिला पाएंगे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है। फिलहाल गुरुमूर्ति पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ हो रही है और ये भी पुलिस कंफर्म कर रही है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा या उसी लेक में फेंका है या और कहीं तो नहीं फेंका या हमें घुमाने की कोशिश, गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा गुरुमूर्ति। लेकिन जो उसका स्टेटमेंट है, जैसा स्टेटमेंट वो उसने यही बोला है कि उसी लेक पे फेंका है। अब देखिए पुलिस इस मामले में क्या सबूत लेकर आती है। लेकिन इस कहानी के सामने के आने के बाद इस मीरपेट इलाके में जिसने भी ये वारदात को सुना, इस वक्त उस घर के लिए और टूरिस्ट स्पॉट बन गया लोगों को। पता नहीं क्या उसको समझ लिए कि दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। पूरे लोकल न्यूज़ पूरा भरा पड़ा है इस स्टोरी से। लोग कई कोसों दूर से आ रहे हैं। ये भी कहना गलत है कि ऐसे वारदात के लिए भी तमाशबीन पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो शुरू में मैंने कहा, मतलब इंसानी दिमाग को क्या कहेंगे आप कि इंसानी दिमाग से खतरनाक कुछ है ही नहीं। लेकिन इस इंसानी दिमाग ये जो है कहाँ तक जाएगा, ये समझ पाना बेहद अफसोसनाक कहानी और दहलाने वाली कहानी है। तो दोस्तों ये जो गुरुमूर्ति की कहानी मैंने आपको सुनाई है, वो इस तरह की कहानी दिल को झंझोड़ कर रख देती है। दिल और दिमाग भी सोचने को मजबूर हो जाता है कि इंसानी दिमाग किस तरह का हो सकता है, इंसानी दिमाग कहाँ जाकर रुकेगा, इतना भी खतरनाक हो सकता है, इतना भी मतलब कैसे अपराध की साजिश को रचने की कोशिश कर सकता है इंसानी दिमाग। तो दोस्तों ये थी गुरुमूर्ति की दर्दनाक कहानी, जिसने अपनी ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।